हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। मैं आपका बड़ा भाई प्रियांशु स्वागत करता हूं रंजना आर्ट्स क्लासेस में। दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं नियोजित विकास की राजनीति, जो क्लास 12 का चैप्टर नंबर 3 है और ये आपका बुक 2 है। ठीक है बच्चों, इसमें हम लोग जानेंगे कि विकास क्या होता है, फिर जानेंगे कि नियोजन क्या होता है, फिर दोनों का कॉम्बिनेशन जानेंगे बच्चों कि नियोजित विकास क्या होता है। ठीक है, क्योंकि हम लोग थोड़ा बैकग्राउंड को लेकर के चलेंगे बच्चों, जिनको थोड़ा भी पॉलिटिकल साइंस में प्रॉब्लम है या नहीं आता है, वो बच्चों को, उन बच्चों को भी समझ में आएगा। ठीक है, तो कैसे समझ में आएगा, तो आइए समझाते हैं बच्चों। इसमें हम सबसे पहले देखेंगे, जो आपको पीछे दिख रहा होगा ना बच्चों, कि नियोजित विकास की राजनीति दिख रहा है ना मेरे रसगुल्लो, बताओ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है। ठीक है बच्चों, तो इसमें हम जानेंगे कि ये जो नियोजन है बच्चों, नियोजन के बारे में देखो बच्चों, सबसे पहले जानेंगे हम लोग कि इसमें पहले जानेंगे कि विकास क्या है, फिर जानेंगे नियोजन क्या है, फिर जानेंगे कि ये दोनों यानी कि नियोजित विकास क्या है। ठीक है बच्चों, ठीक है बच्चों। देखो, हम लोग इसमें सबसे पहले जानेंगे कि विकास किसे कहते हैं। देखो बच्चों, विकास में बेसिकली 2 से 3 चीज का ध्यान रखा जाता है। इसमें इस बात का ध्यान रखा जाता है बच्चों कि आपका जीवन स्तर कैसा है, आपका शिक्षा स्तर कैसा है, आपका स्वास्थ्य स्तर कैसा है। अगर ये 3 चीज अगर सही चल रहा है आप सबका, तो ये माना जाता है कि आपका विकास का जो स्तर है वो बढ़ रहा है, आप लोग विकास की राहों पे चल रहे हो। ठीक है बच्चों, अगर मान लो, अगर हम बताते हैं आपको कि नियोजन का मतलब क्या है। ठीक है, मैंने बोला आपको नियोजन, तो बच्चों मैं नियोजन को तो मैं ऐसे नहीं बोल के नहीं बता सकता हूँ बच्चों, इसको मैं लिख के बताऊंगा, तभी जाकर के आपको अच्छे से समझ में आएगा। ठीक, तो मैं नियोजन को समझाऊंगा। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ, नियोजन को अगर मैं अच्छे से बताऊं आपको, तो इंग्लिश में हम इसको प्लानिंग कहते हैं, प्लानिंग। ठीक है ना। अब तो अधिकतर बच्चों के मन में ये डाउट क्लियर हो गया कि भैया प्लानिंग तो समझ में आ रहा है, ठीक है, कि प्लानिंग क्या होता है, लेकिन अच्छे से समझते हैं बच्चों। देखो, आप लोग क्या प्लानिंग किए हो अभी कि क्लास 12 में मुझे अच्छे नंबर लाने हैं, क्लास 12 में मुझे टॉप भी करना है। ठीक है, अरे इसका थोड़ा लाइट जला दे। ठीक, क्लास 12 में हमको टॉप भी करना है, क्लास 12 में हमको नंबर भी लाना है। ठीक है, तो इस तरह का हमारा क्या है बच्चों, प्लानिंग होगा तुम सबका। लेकिन इस प्लानिंग को करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, आपको काम करना होगा। क्या चाहिए, संसाधन चाहिए होगा और एक टाइम पीरियड चाहिए होगा बच्चों। ठीक है, तो मैंने वहीं पे लिखा है बच्चों, इसीलिए यहाँ पे लिखा है बच्चों कि हमको क्या चाहिए होगा बच्चों। तो हमको किसी भी प्लानिंग यानी कि प्लानिंग करने के लिए हमको एक लक्ष्य निर्धारित करना होता है। लक्ष्य क्या है बच्चों कि हमें क्लास 12 में टॉप करना है, या 85% लाना है, 90% लाना है, इस टाइप से हमें टॉप करना है। ठीक है, ये हमारा एक लक्ष्य हो गया। ठीक, न्यूज प्लानिंग में हम क्या करते हैं बच्चों, सबसे पहले लक्ष्य को निर्धारित करते हैं, फिर बच्चों देखेंगे कि हमारा काम, ये बच्चों हमारा कार्य। ठीक है, ये जो सबसे नीचे में आपको दिख रहा है कार्य, कोई भी प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए बच्चों हमको क्या करना होगा, काम करना होगा। ठीक है, और काम करने के लिए बच्चों क्या करना होगा, तो हमारे पास संसाधन चाहिए। क्या चाहिए बच्चों, तो यहाँ पे आप लोग दिख रहे हो, यहाँ पे बहुत सारा घिचमिच हो गया बच्चों, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, मैं इसको मिटा ही देता हूँ। ठीक है, तो कार्य। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले आपको क्या चाहिए, तो आपको काम करने के लिए क्या चाहिए होगा बच्चों, तो संसाधन चाहिए होगा। क्या चाहिए होगा बच्चों, तो संसाधन चाहिए होगा कि नहीं चाहिए होगा। ठीक है, अच्छा बच्चों एक बात बताओ, अगर आप क्लास 12 में अभी पढ़ रहे हो, तो आप लोगों को क्लास 12 में अच्छा नंबर लाने के लिए, टॉप करने के लिए क्या चाहिए होगा, तो आपके पास कॉपी चाहिए होगा, बुक्स चाहिए होगा, अगर लेक्चर देख रहे हो तो आपके पास इंटरनेट चाहिए होगा, फोन चाहिए होगा, तभी जाकर के आप लोग क्या कर पाओगे बच्चों, तो क्लास 12 में टॉप कर पाओगे, अच्छे नंबर ला पाओगे, है कि नहीं। तो बच्चों यही तो हो गया ना, आपके कॉपी, बुक्स, फोन, इंटरनेट आपके लिए क्या हो गए, वो एक रिसोर्स हो गए, संसाधन हो गए, सोर्स हो गए। ठीक बच्चों, तो इन सबको आपको ध्यान में रखना है। अच्छा बच्चों, एक और बात बताओ कि अगर तुम क्लास 12 में अच्छा नंबर लाना चाह रहे हो, तो क्या ये रिजल्ट आने के बाद ये करोगे, अपने प्लानिंग के अनुसार काम करोगे, नहीं ना। तो एक समय सीमा के अंदर ही ना बच्चों काम किया जाता है। ठीक है, क्या किया जाता है, एक समय सीमा के अंदर ही बच्चों काम किया जाता है। ये समय जो है ना बच्चों, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो समय सीमा के अंतर्गत ही काम किया जाता है। आप लोगों को प्लानिंग समझ में आ गया कि प्लानिंग आखिरकार क्या होता है। ठीक है, तो प्लानिंग के लिए क्या चाहिए होगा बच्चों, हमको सबसे पहले लक्ष्य निर्धारित करना होगा, लक्ष्य को
लक्ष्य प्राप्त करने के लिए हमको काम करना होगा। काम के लिए हमको क्या करना होगा बच्चों? तो काम के लिए हमारे पास रिसोर्सेस होना चाहिए, संसाधन होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद बच्चों एक निश्चित समय अवधि के बीच में ही हमें उस लक्ष्य को प्राप्त करना होगा, तो इसको हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? प्लानिंग कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम लोग ये हमारा अच्छा बच्चों एक और चीज छूट रहा है हमारा, तो नियोजित विकास। ये बच्चों हमारा नियोजित विकास छूट रहा है, तो नियोजित विकास को भी हम बहुत अच्छे से समझते हैं। देखो बच्चों, इसको आप लोग अभी डेफिनेशन याद करोगे कि सरकार द्वारा या उनकी संस्थाओं के द्वारा ऐसा कोई विकास किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नियोजित विकास कहते हैं। मेरे साथ एक और बात दोहराओ तुम सब, कि सरकार या उनकी संस्थाओं के द्वारा कोई भी विकास किया जाता है या फिर कोई विकास किया जाता है, तो उसी को हम लोग क्या कहते हैं बच्चों? नियोजित विकास कहते हैं, ठीक है। तो आप लोगों को ये याद हो गया होगा, ठीक है। और ये बच्चों जो है ना, ये समाजवाद को दर्शाता है। कैसे समाजवाद को दर्शाता है बच्चों? तो आइए समझते हैं कैसे। बच्चों एक बात बताओ, अगर सरकार कोई भी विकास काम कर रही है, ठीक है, तो क्या वो आपके लिए करेगी या आपके धर्म के लिए करेगी या किसी विशेष जाति, धर्म, समुदाय, ये सब के लिए नहीं करेगी बच्चों। अगर सरकार कोई भी विकास का काम कर रही है तो वो पूरे देश के लिए करेगी, वो गरीब से गरीब और अमीर से अमीर लोगों के लिए करेगी, ठीक है। तो इस तरह का प्रावधान जो होता है बच्चों नियोजित विकास में किया जाता है, ठीक है। नियोजित विकास समझ में आया बच्चों? और ये समाजवाद को क्यों दर्शाता है ये भी समझा दिया मैंने आपको। अब चलिए हम लोग थोड़ा चैप्टर का बैकग्राउंड तो समझ चुके हैं, अब चैप्टर की ओर बढ़ते हैं बच्चों, ठीक है। अरे इसको थोड़ा भिंगा के दो, ठीक। तो हम लोग चैप्टर की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। इसमें हल्का सा पानी, तो इसको देखो बच्चों क्या होता है, यहाँ पे आप लोग देखोगे कि विचार मतलब विकास पर टकराव। अब विकास पर टकराव बच्चों कैसे होता है, ठीक। अब यहाँ पे दो विचारधाराएं से उभर के सामने आती है। कुछ लोग कहते हैं कि नहीं, विकास का मतलब ये नहीं होता है कि बड़ी बड़ी उद्योग होना चाहिए, बड़े बड़े इंडस्ट्री होना चाहिए, ठीक है। ये विकास का मतलब नहीं है, कुछ ऐसा ही होता है उड़ीसा में, ठीक है। लेकिन बच्चों इसके पहले आपको दो विचारधारा समझना होगा, आइडियोलॉजी को समझना होगा बच्चों, जिसमें से एक वामपंथी आइडियोलॉजी है तो दूसरा बच्चों दक्षिण पंथ आइडियोलॉजी है। वामपंथ आइडियोलॉजी जो बच्चों ये कहता है कि समाजवाद को केंद्र में रखता है, ठीक है। हालांकि 100% तो नहीं, लेकिन ये लोगों की अधिकार की बात करेगा। जो वामपंथ है बच्चों ये कहीं ना कहीं लोगों के रक्षा की बात करता है, लोगों के अधिकार अगर बात करें बच्चों ये समानता की बात करता है, ठीक है। कौन? तो वामपंथ। और जब समानता की बात कर रहा है, अधिकार की बात कर रहा है, रक्षा की बात कर रहा है, तो कहीं ना कहीं बच्चों ये देखोगे तो ये समाजवाद की तरफ झुकाव इसका दिखेगा, ठीक है बच्चों। तो चलिए एक बार वामपंथ को देख लेते हैं। देखो बच्चों वामपंथ किसकी बात करेगा मेरे रसगुल्लो? तो आप लोग बता दो। तो वामपंथ जो है बच्चों ये भैया आजा, ठीक। वामपंथ बच्चों समानता की बात करेगा, अधिकारों की बात करता है और फिर प्रतिस्पर्धा। सॉरी देखो बच्चों वामपंथ जो है ना बच्चों ये प्रतिस्पर्धा की तो बात करता है, लेकिन ये कम प्रतिस्पर्धा की बात करता है, ठीक है बच्चों। ये प्रतिस्पर्धा होगी लेकिन इसमें कम प्रतिस्पर्धा की बात करता है। तो ठीक है प्रतिस्पर्धा होना चाहिए लेकिन कम, थोड़ा कम प्रतिस्पर्धा हो, ठीक है। और दूसरा आइडियोलॉजी बच्चों है वो दक्षिण पंथ है। दक्षिण पंथ तो बच्चों ये क्या कहता है कि प्रतिस्पर्धा जो है ना वो होनी चाहिए। यहाँ पे लोगों के पास कुछ अधिकार होना चाहिए, लोगों के पास संपत्ति का अधिकार होना चाहिए, ठीक है। निजी संपत्ति का अधिकार होना चाहिए। लोग जितना मन चाहे उतना पैसा इकट्ठा करे, लोगों को मतलब जिस तरह से वो चाहे उस तरह से पैसा इकट्ठा कर सकते हैं। यानी कि कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे बच्चों तो ये पूंजीवाद को दिखाता है। 100% ना तो वो वामपंथ समाजवाद को दिखाता है, ना तो 100% ये दक्षिण पंथ जो है बच्चों वो पूंजीवाद को दिखाता है, लेकिन कहीं ना कहीं तो ये नजरिया उधर ही है, ठीक है। उसके बाद ये निजी संपत्ति की ओर झुकाव जाएगा इसका, ठीक है। उसके बाद ये पूंजीवाद को तो दिखाता ही है, मैंने बताया आपको। अच्छा बच्चों इसमें आप लोग देखोगे तो दक्षिण पंथ में प्रतिस्पर्धा करता है कि इसमें हमारा कंपटीशन होना चाहिए, ठीक है। तो आपको वामपंथ और दक्षिण पंथ समझ में आ गया। वामपंथ में आप लोग एक लाइन में याद रखोगे किस तरह से, तो यहाँ पर समानता की बात किया जाएगा, यानी कि संसाधनों पे सभी को अधिकार होना चाहिए, यानी कि वहां पे राज्य नियंत्रित करेगा संसाधन को और उस संसाधन पे सबका नियंत्रण होना चाहिए। ये कौन कहता है बच्चों? ये वामपंथ कहता है। जबकि दक्षिण पंथ क्या कहता है कि अधिकारों पे संसाधनों पे जो लोग जितना प्रतिस्पर्धा करके अपना संसाधन निर्माण कर सकते हैं वो उतना ही उन पे अधिकार होगा, ठीक है। ये दक्षिण पंथ कहता है, ठीक है। तो यहाँ पे प्रतिस्पर्धा ज्यादा होगा। चलिए हम लोग आते हैं चैप्टर की ओर। ये समझना आपके लिए बच्चों बहुत ही ज्यादा था, भले ही थोड़ा टाइम लगा, लेकिन आप लोग
अब किसी को पढ़ा सकते हो, किसी को समझा सकते हो इस चैप्टर को, है ना। हम लोग डायरेक्ट चैप्टर से स्टार्ट करते हैं तो कहीं ना कहीं फिर आपको ये रट्टाफिकेशन वाला काम हो जाता है कि नहीं। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि विकास का टकराव। ठीक, यहाँ पे पेन चेंज कर लेना बहुत ही ज्यादा जरूरी है रसगुल्लो। ठीक है, देखो बच्चों, उड़ीसा का उदाहरण, यहाँ पे हम लोग उड़ीसा के उदाहरण से समझेंगे। क्या होता है कि जब हम, आप लोगों को तो पता ही है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो बच्चों अंग्रेजों ने हमारे देश की अर्थव्यवस्था को चूस करके चला गया था। मतलब हमारा देश का अर्थव्यवस्था कोई काम का नहीं था। मतलब वहां पे लोग, मतलब बहुत ही ज्यादा भूखमरी थी, अकाल की समस्या आ रही थी लोगों के पास। एक तो विभाजन के समय में जितना भी कठिनाइयां आई थी हमारे देश में, ये सब तो मैं आपको बता चुका हूँ, ठीक है, पहले चैप्टर में। तो ये सब समस्याएं हमारे पास तो पहले से ही थी, ठीक है। ना तो कोई बड़ा बड़ा उद्योग था, ठीक, ना ही पैसे भी थे हम लोगों के पास, ठीक है। अच्छा बच्चों, आप लोग कभी सोच सकते हो कि हम लोग गुटनिरपेक्षता क्यों अपनाएं। ठीक है, गुटनिरपेक्षता, ये हालांकि पिछले चैप्टर में पढ़ना था बच्चों। गुटनिरपेक्षता कहता है कि जब शीत युद्ध हुआ था बच्चों, तो शीत युद्ध में क्या हुआ कि बहुत सारे देश जो थे ना बच्चों, वो सोवियत संघ के साथ जा रहे थे, तो कुछ देश अमेरिका के साथ मिल रहे थे, है ना। लेकिन हमारे नेहरू जी ने कहे कि नहीं, हम किसी के साथ नहीं जाएंगे, हम गुटनिरपेक्ष रहेंगे। हो सकता है तो भारत अगर अमेरिका की तरफ चला जाता तो हमें पैसे मिलते, सोवियत संघ की तरफ चले जाते तो हमें पैसे मिलते, सहायता मिलते। लेकिन कहीं ना कहीं बच्चों हमें संप्रभुता के ऊपर हमारे चोट होता, मतलब हम लोग सही से निर्णय नहीं ले पाते, आंतरिक निर्णय, बाहरी निर्णय नहीं ले पाते सही से, ठीक है। इसीलिए हम लोग नहीं गए और गुटनिरपेक्षता की नीति को हम लोग अपनाते हैं, ठीक है। तो देखो बच्चों, क्या होता है कि उड़ीसा में एक आदिवासी, जो जिस जगह पे आदिवासी रहते हैं, ठीक है, जंगलों में ही आदिवासी रहते हैं, तो वहां पर एक खनिज का, ठीक है ना, भंडार निकलता है। वहां पे सरकार को पता चलता है कि वहां पे एक खनिज है लौह अयस्क का, और वहां पे भंडार है। तो सरकार चाहती है कि हम क्यों ना यहाँ पे अब निजी निवेश को बढ़ावा दिया जाए, यहाँ पे फैक्ट्रियां लगेंगी, यहाँ पे उद्योग बड़े बड़े लगेंगे, तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलेगा तो फिर क्या होगा बच्चों, मतलब जब पैसा बढ़ता है तो क्या होता है, लोगों के जीवन स्तर में सुधार आता है, ठीक है। तो ये सरकार का नजरिया था एक तरह से, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो ये दक्षिण पंथ का नजरिया था। लेकिन वहां के जो लोग हैं बच्चों, लोग क्या कहते हैं कि नहीं, हम अपना संस्कृति को नहीं छोड़ेंगे, हम पेड़ को नहीं काटने देंगे। लोग कहते हैं कि ये पहाड़, ये जंगल हमें भगवान दिए हैं, हम इसे नहीं काट सकते हैं। वहां के लोग कहते हैं कि वैसा विकास किस काम का जो हमारे संस्कृति को ही खा जाए, वो विकास किस काम का। ये मामला फिर सुप्रीम कोर्ट में भी जाता है बच्चों। सुप्रीम कोर्ट कहता है कि नहीं, ये नहीं हो सकता है, मतलब वहां के लोगों से पूछ कर ही कोई काम करो, क्योंकि अभी देश आजाद हुआ है, जनमत करवा लीजिए। तो लोगों ने वहां पे मना कर दिया, ठीक है बच्चों। तो ये टोटल कहानी किसका था बच्चों, उड़ीसा का था, ठीक है। तो आइए हम लोग उड़ीसा के उदाहरण को अच्छे से जानते हैं, ठीक। देखो बच्चों, उड़ीसा का उदाहरण, ठीक है। अरे भैया देखो बच्चों, आजादी के समय विकास का अर्थ पे गहरा मतभेद था। जब विकास क्या है, तो मैंने आपको वामपंथ और दक्षिण पंथ का एग्जांपल दिया, ठीक है। उदाहरण के तौर पे उड़ीसा में लौह अयस्क भंडार जो थे ना बच्चों, को लेकर के बहुत ही ज्यादा संघर्ष हुआ था, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना है। मैंने बताया सरकार बच्चों, मतलब विदेशी निवेश और औद्योगिकीकरण का विकास चाहती थी, मैंने ये भी बताया। आदिवासी जो थे वो विस्थापन और आजीविका को लेकर के, खोने को लेकर के, मतलब देखो बच्चों, विस्थापन कहने का मतलब है कि आदिवासी समझ चुके थे कि अगर सरकार यहाँ पे उद्योग, इंडस्ट्री लगा देगी तो हमें कहीं ना कहीं यहाँ से हटना पड़ेगा, हमें जाना भी पड़ सकता है, हमें यहाँ से विस्थापित होना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद बच्चों, पर्यावरणविद जो थे वो कहते हैं कि नहीं, लोगों को अगर हटा दीजिएगा तो ठीक है, कहीं उसको जगह दे दीजिएगा, लेकिन पर्यावरण, अगर आप पेड़ काटिएगा तो कहीं ना कहीं पर्यावरण को नुकसान होगा, और ये कहीं ना कहीं गलत है, ठीक है बच्चों। विकास का मॉडल, ठीक है बच्चों। अब देखो बच्चों कि जब हमारा देश आजाद हुआ ना बच्चों, तो अब विकास कैसे हो, ठीक है, विकास कैसे हो, इसके लिए क्या हुआ बच्चों, यहाँ पर बहुत सारे नीति बनाए गए, योजना बनाया गया, ठीक है। योजना मतलब प्लानिंग किया गया कि हाँ, विकास किस तरह से किया जाना चाहिए। तो बच्चों, बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर एक बॉम्बे प्लान तैयार किया। क्या किया बच्चों, देखो, भारत के पास 2 मुख्य विकल्प थे,
ये वाला जैसे देखो पूंजीवादी मॉडल और समाजवाद मॉडल, ठीक है, तो इसको ही पहले देख लेते हैं। अच्छा बच्चों, पूंजीवादी मॉडल और समाजवाद मॉडल, ये स्लाइड सही है ना? हाँ सही है। तो देखो बच्चों, पूंजीवादी मॉडल और समाजवादी मॉडल। पूंजीवादी मॉडल बेसिकली किसको कहते हैं? देखो बच्चों, जहां पे आप लोग देखोगे तो केवल निजी संसाधनों, सॉरी, जितने भी संसाधन है बच्चों, उन सब पे किसका आधिपत्य होगा? तो जो वहां की कंपनियां हैं, जो वहां के निजी लोग हैं, यानी कि कहीं ना कहीं आप इसमें देखोगे तो निजी संपत्ति को बढ़ावा ज्यादा दिया जाएगा। यहाँ पे प्रतिस्पर्धा कूट कूट के भरा हुआ रहता है, ठीक है। जो जितना कमाएगा वो उतना बड़ा आदमी बनेगा, ये होता है पूंजीवाद में, ठीक है बच्चों। तो ये हम लोग तो नहीं अपना सकते थे। ये जो आप पूंजीवाद का जो मॉडल देख रहे हो बच्चों, ये तो हम लोग नहीं अपना सकते हैं। जैसा कि कहाँ था बच्चों? अमेरिका में था, ठीक है। तो ये सब हम लोग नहीं अपना सकते थे। क्यों नहीं अपना सकते थे? क्योंकि हमारे पास ना तो उतना पैसा था, क्योंकि भारत में बहुत ही ज्यादा गरीब थे। अगर हम इस मॉडल को अपनाते बच्चों, तो गरीब और भी ज्यादा गरीब हो जाते और अमीर और भी ज्यादा अमीर हो जाते। अच्छा बच्चों, हम लोगों ने समाजवादी मॉडल को इसलिए नहीं अपनाया, जो कि सोवियत संघ से प्रेरित था बच्चों, समाजवादी मॉडल। इस मॉडल में क्या था ना कि आप मतलब संसाधन है उस पर तो सरकार का नियंत्रण होगा, लेकिन उसको समान रूप से वितरित मतलब कि बांटा जाएगा। मतलब अमीरों को भी उतना ही संसाधन दिया जा रहा है और गरीबों को भी उतना ही संसाधन दिया जा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इससे भी कोई फायदा नहीं होने वाला है, ठीक है। मतलब बच्चों समझो कि एक आदमी है जो 5 दिन से खाना नहीं खाया है, और एक आदमी ऐसा है जो 1 दिन से खाना नहीं खाया है, ठीक है, और रोटी बस 4 है, 2-2 रोटी दोनों को दे दो। ऐसा तो कहीं ना कहीं आप लोग देखोगे तो भेदभाव तो हो रहा है ना। वो बेचारा 5 दिन से भूखा, उसका 2 रोटी में क्या होगा? ऐसा हो सकता है कि ये कल बस रात में नहीं खाना खाया है, इसको 1 रोटी से भी काम चल जाएगा, ठीक है। तो समाजवाद क्या कहता है बच्चों की समान रूप से, चाहे आप कितना में भूखा हो उससे मतलब नहीं है, ठीक है, उसको समान रूप से वितरित किया जाएगा। तो इसीलिए समाजवादी मॉडल नहीं अपनाया गया, हमने मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। मतलब कि मिश्रित अर्थव्यवस्था समाजवाद और पूंजीवाद का दोनों का मिश्रण होता है बच्चों, ठीक है। तो हम लोगों ने क्या अपनाया? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था को अपनाया। देखो बच्चों, नियोजन का विस्तार, देखो आप मैं जो वहां पे बता रहा था ना बच्चों, क्या होता है कि जब हमारा देश आजाद हुआ तो बच्चों हम लोगों के पास क्या नहीं था? संसाधने नहीं थी, ठीक है, विकास करने का कोई आधार नहीं था, ठीक है। तो हम लोग क्या किए? हम लोग नियोजन बनाए, मतलब हम लोगों ने प्लानिंग किया। तो बॉम्बे के 8 उद्योगपतियों ने मिलकर बच्चों 1944 में एक बॉम्बे प्लान तैयार किया, ठीक है। वे चाहते थे कि सरकार अर्थव्यवस्था में निवेश करे, ठीक है। ये निजी उद्योगपति थे बच्चों, ये लोग जो दिख रहे हैं आपको, ये निजी उद्योगपति थे, ठीक है। यानी कि चलिए, नियोजन जो है बच्चों, संसाधनों का भविष्य के लिए सही बंटवारा हो, ठीक है। भविष्य के लिए संसाधनों का बंटवारा से आप लोग एक इकोनॉमिक्स में एक चैप्टर पढ़ोगे बच्चों, जिसका नाम है सतत विकास। हाँ, सतत विकास। तो ये आप देखोगे तो इसमें कहा जाता है कि कुछ संसाधन जो है सो भविष्य के लिए भी छोड़ देना चाहिए। सारे संसाधनों का यूज अगर हम लोग ही कर लेंगे तो हमारी आने वाली पीढ़ी क्या करेगी, ठीक है। तो इन सब का ध्यान रखा जाता है। योजना आयोग का बच्चों निर्माण होता है, 1950 में स्थापना होती है। इसके अध्यक्ष, योजना आयोग के बारे में बच्चों हम लोग बहुत अच्छे से जानेंगे। योजना आयोग के बारे में मैं बता दूं बच्चों, तो इसके बारे में, अच्छा, योजना आयोग का गठन कब होता है बच्चों? 1950 में होता है। इसके अध्यक्ष कौन होते हैं? प्रधानमंत्री होते हैं, ठीक है। सलाहकार संस्था थी, यह एक सलाहकारी संस्था थी योजना आयोग बच्चों, ठीक है, जो एक सलाह देती थी कि हाँ ये ऐसे ऐसे करना। चलो बच्चों, प्रथम योजना आयोग के बारे में जानते हैं। 1951 से लेकर के 1956 तक रहता है बच्चों, और इसको बच्चों 5 ईयर प्लान के नाम से भी जानते हैं योजना आयोग को, ठीक है। तो इसको भी हम लोग बहुत अच्छे से देखेंगे बच्चों। देखो क्या होता है कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान में ना, इसमें मुख्य रूप से केंद्र में कृषि को रखा जाता है, कृषि को, ठीक है। कैसे और इसमें क्या क्या काम किए जाते हैं बच्चों? इसमें देखा जाता है कि भारत में तो सबसे पहले तो भूखमरी है, ठीक है। भूखमरी है, यहाँ पे लोगों के पास उचित से खाने के लिए अनाज नहीं है, ठीक है। तो इसमें क्या किया जाएगा ना बच्चों? कृषि पे ध्यान दिया जाएगा, ठीक है। उसके बाद बांधों पे, ठीक है ना, भाखड़ा नांगल बांध हो गया, इन सब पे ध्यान दिया जाएगा। क्योंकि आप लोग देखोगे बच्चों कि सिंचाई करने के लिए कहीं ना कहीं आप लोग अगर ध्यान दोगे तो आप अभी के समय पे मशीनों का यूज कर लेते हो खेत में सिंचाई करने के लिए, ठीक है। लेकिन पहले नहीं होता था, पहले नदियों से, बांधों से ही खेत में सिंचाई हुआ करता था। तो इन सब चीजों पे बच्चों पैसे को खर्च किया जाएगा, ठीक है। तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान इसी सब चीज पे ध्यान दिया जाता है। देखो बच्चों, इसमें उद्देश्य क्या था बच्चों? तो गरीबों को मतलब गरीबी की जाल से बाहर निकालना। अच्छा बच्चों,
अगर बात करें इसका रणनीतिकार मतलब रणनीतिकार थे कौन थे, तो के.एन. राज। ये आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाने की ज्यादा संभावना है के.एन. राज के बारे में। ठीक है, ठीक है। अब बच्चों देखेंगे इसमें महत्वपूर्ण कार्य क्या था बच्चों, तो भाखड़ा नांगल डैम हो गया, उसके बाद विशाल बांध बनाए, फिर सिंचाई में निवेश किया गया। ठीक है, तो ये मैंने आपको बताया। ठीक बच्चों, उसके बाद देखेंगे भूमि सुधार कानून किए गए ताकि जमींदारों को की प्रथा जो है वो खत्म किया जा सके। देखो बच्चों क्या हुआ था ना कि अब सरकार जो है सो कोई भी तरह का काम कर रही है, कोई अच्छा काम कर रही है, तो वहां पे जितने भी बड़े बड़े जमींदार थे उनका कहना था कि हम अपना जमीन क्यों दे, किसी और से ले लो। ठीक है, इसी सब संबंधित में आप लोग देखोगे बच्चों, तो जो हमारे संविधान में अधिकार यानी मूल अधिकार जो दिए गए थे बच्चे, उसमें से संपत्ति का अधिकार को समाप्त कर दिया जाता है और उसको कानूनी अधिकार बना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि फिर आप देखोगे बच्चों कि जमींदारी उन्मूलन कानून बनाए जाते हैं। ठीक, तो बहुत सारे ऐसे सुधार किए जाते हैं फर्स्ट 5 ईयर प्लान में। द्वितीय 5 ईयर प्लान 1956 से लेकर 1961 तक चलता है बच्चों, और इसमें मुख्यतः किसको, तो औद्योगिकीकरण को केंद्र में रखा जाता है, उद्योगों को, इंडस्ट्रीज को। ठीक है, कि इंडस्ट्रीज लगना चाहिए इंडिया में। ठीक, तो इन सबको बच्चों केंद्र में रखा जाएगा। ठीक है ना, और इसके जो रणनीतिकार हैं बच्चों, रणनीतिकार वो महाल नोविस हैं। ठीक है, ये ध्यान में रखना है। ठीक है, महाल नोविस हैं बच्चों, और इनका उद्देश्य क्या था, तेज गति से औद्योगिक ढांचा को तैयार करना। ठीक है, जैसे कि स्टील हो गया, बिजली, रेलवे, इन सभी क्षेत्रों में भारी निवेश किया जाना चाहिए। ठीक, आयात पर शुल्क लगाना। ठीक है, घरेलू उद्योगों को ज्यादा फायदा होना चाहिए। देखो बच्चों इसमें क्या किया गया, बेसिकली जो बाहर से जो जितने भी सामान आ रहे थे हमारे इंडिया में, उस पर हम लोगों ने शुल्क लगाया ताकि हमारे जो घरेलू उद्योग हैं, ताकि जो हमारे इंडिया में जो भी सामान बन रही है उन सबको महत्व मिल सके। अब जो बाहर से सामान बन के आ रहा है वो तो मशीनों द्वारा बन के आ रहा है। ठीक है, तो वो उसका तो रेट भी सस्ता होता था, रेट। ठीक है ना, अब इंडिया में कोई चीज बन रहा है, हाथ से बन रहा है, तो कहीं ना कहीं देखोगे तो इसका रेट ज्यादा होता था। ठीक, अगर आपको कोई अच्छा शर्ट है, ठीक है, 500 में मिल रहा है, बहुत अच्छा डिजाइन है, और कोई गांव और कोई भारत का ही शर्ट है वो 1500 में मिल रहा है, तो कौन सा लोगे बच्चों, 500 वाला ही लोगे ना। तो इसीलिए क्या किया जाता है बच्चों, तो जो बाहर से जो सामान आता है उस पर कर लगाया जाएगा, यानी कि आय लगाया मतलब कर लगाया जाता है। ठीक है, और फिर इंडिया के उद्योगों को क्या किया जाएगा, बढ़ावा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप लोग देखोगे बच्चों द्वितीय 5 ईयर प्लान हो जाता है। अच्छा बच्चों एक बात बताओ, आप लोगों के बुक में बस यही है, लेकिन थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में हम लोग आगे विस्तार से जानेंगे। ठीक है, क्यों मतलब थर्ड 5 ईयर, देखो बच्चों मैं बता दूं थर्ड 5 ईयर प्लान के बारे में। थर्ड 5 ईयर प्लान जो है ना बच्चों वो फेल हो जाता है। क्यों फेल हो जाता है, क्योंकि आप देखोगे तो 1962 में 60 में हमारे देश में अकाल, भुखमरी, ठीक है ना, 62 मतलब युद्ध जैसी स्थितियां भी थी उस टाइम पे। ठीक है, इसलिए थर्ड 5 ईयर प्लान बच्चों फेल हो जाता है। ठीक है, और हम लोग इसमें जानेंगे बच्चों कि थर्ड 5 ईयर जो प्लान है ना बच्चों, तो ये तो फेल हुआ ही। ठीक, लेकिन आपके एनसीईआरटी बुक में ये नहीं दिया गया है। ठीक है, वो 2 5 ईयर प्लान के बारे में ही दिया गया है, और मैं आपको एक 5 ईयर प्लान पे अलग से क्लास ले लूंगा। ठीक है, आपको मैं बता दूं बच्चों, तो 1950 से लेकर के 2017 तक, ठीक है, कितने तक, तो 2000 अरे चल क्यों नहीं रहा, 1950 से, अच्छा मैं बाद में बता दूंगा। ठीक है, आप लिख लीजिएगा, ये थोड़ा प्रॉब्लम कर रहा है। 1950 से लेकर के 2017 तक 5 ईयर प्लान चलता है बच्चों। बीच बीच में कहीं कहीं मतलब अवकाश भी हो जाता है, नहीं चलाया जाता है, जब युद्ध की स्थिति होती है, अकाल, भुखमरी, ये सब आता है। अभी हम पढ़ेंगे अब भुखमरी के बारे में, अकाल के बारे में, 1965-62 ये सब देखेंगे बच्चों। ठीक है, देखो मुख्य विवाद क्या होता है बच्चों, कृषि बनाम उद्योग, कृषि बनाम उद्योग, इसमें देखेंगे बच्चों कि कृषि समर्थक जो थे वो अरे भैया क्या हो जाता है तुमको, कृषि समर्थक चौधरी चरण सिंह कहते हैं कि जब तक ग्रामीण विकास के बिना औद्योगिक विकास बेकार है, यानी कहना है कि पहले ग्रामीण विकास को कर लो फिर जाकर के आप लोग औद्योगिक विकास करना। ठीक है, तो ज्यादा बेहतर रहेगा, है ना। उसके बाद बच्चों जो उद्योगों के समर्थक थे, इनका कहना था कि बिना उद्योगों के विकास के बिना बेरोजगारी खत्म नहीं होगी। इन लोगों ने कहा कि अगर उद्योग लगेगा तो कहीं ना कहीं लोगों को रोजगार मिलेगा, लोगों को नौकरियां मिलेंगी। ठीक है, तो इसीलिए उद्योगों को बढ़ावा देना चाहिए। तो ये एक मतभेद था। ठीक है, और देखो बच्चों जेसी कुमार रप्पा ने कहा कि इन्होंने ग्रामीण औद्योगिकरण का प्रस्ताव दिया। ठीक है, यहाँ से देखेंगे खाद्यान्न संकट के बारे में। ठीक है बच्चों, खाद्यान्न संकट, तो बच्चों मैंने आप लोगों को बता दिया कि सेकंड 5 ईयर प्लान बच्चों, सेकंड 5 ईयर प्लान भी मैंने आपको यहाँ पे
प्रथम योजना बता दिया मैंने आपको, ठीक है। नियोजन का विचार बता दिया बच्चों, बॉम्बे प्लान, ठीक है। अच्छा बच्चों, एक बात बताओ तुम लोग, खाद्यान्न संकट, ठीक है। खाद्यान्न संकट बच्चों देखोगे तुम लोग, बेसिकली हमारे देश में 1960 के दौरान अकाल, भूखमरी बहुत ही ज्यादा थी, ठीक है। यानी कि बहुत सारे लोगों के पास ना तो सही से खाने के लिए कुछ था, अनाज था। अब इसमें क्या होता है बच्चों, बहुत सारे राज्य एक दूसरे से क्या करेंगे, तो व्यापार भी बंद कर देते हैं, कहते हैं कि नहीं यार, आप खुद के खाने के लिए पैसे नहीं है, ठीक है, तो हम खुद के, सॉरी, पैसा कैसे खाओगे भैया, खुद के खाने के लिए अनाज ही नहीं है, हम तुमसे व्यापार क्यों करेंगे। या फिर बहुत सारी महामारियों के चक्कर में, ठीक है, अकाल पड़ गया था। तो इन सब के कारण बच्चों मतलब बहुत ही स्थिति खराब हो चुकी थी 1960 के दौरान भारत में। और बच्चों मैंने आपको बोला, जैसे कि मैं बता रहा हूँ आपको, कि थर्ड 5 ईयर जो प्लान है बच्चों, 5 ईयर प्लान, ये फेल हो जाता है। तो पहला कारण तो बच्चों 1960 का ये है, ठीक है, खाद्य संकट। लेकिन बच्चों आप लोग देखोगे तो कहीं ना कहीं 1962 में आप लोग देखोगे तो युद्ध की स्थितियां पनप रही थी। तो ये सब कारण जो है बच्चों हम लोगों के लिए बहुत ही ज्यादा उस टाइम चुनौतीपूर्ण था, ठीक है। हम लोग सही से सस्टेन नहीं कर पा रहे थे उस टाइम पे। तो इसके बाद क्या होगा बच्चों, एक हरित क्रांति लाया जाएगा जिसको हम लोग ग्रीन रेवोल्यूशन कहते हैं, और उसके दौरान सारी स्थितियों को क्या किया जाएगा, सुधारा जाएगा, ठीक है। ठीक है बच्चों, तो आइए हम इसको देख लेते हैं क्या कह रहा है ये। 1960 के दशक में भारत का स्थिति भारत की में काफी भूखा और खेती पैदावार गिर गई थी। बिहार में जो अकाल है बच्चों, इतनी स्थिति खराब थी कि कई जिलों में जो है मृत्यु दर बहुत ही ज्यादा बढ़ गई थी, ठीक है। इलाके बंदी हो गया था बच्चों, एक राज्य दूसरे राज्य से व्यापार करना बंद कर दिया था, ठीक है ना। भारत का गेहूं जो है बच्चों, भारत में गेहूं का जो पैदावार है बच्चों, ये इतना गिर गया था कि हम लोग अमेरिका पे निर्भर हो चुके थे, ठीक है। तो जिससे हमारे संप्रभुता पे खतरा हो चुका था। और इस सब को सुधारने के लिए बच्चों क्या किया जाएगा, तो हरित क्रांति लाया जाएगा हमारे देश में, ग्रीन रेवोल्यूशन लाया जाएगा, ठीक है। तो ये आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आपको ध्यान देना है, ठीक है। इसमें बच्चों HYV बीज जो है ना बच्चों, इसको ध्यान देने की बहुत ज्यादा जरूरत है। आइए हम जानते हैं कि HYV बीज क्या होता है। बच्चों आप कोई भी एक एरिया है, ठीक है, मान लो कि कोई एक एरिया है, ये देखो बच्चों, ये एक एरिया है, ठीक है, मान लो ये एक एरिया है। यहाँ पे एक पारंपरिक बीजों के साथ आप खेती करोगे, ठीक है। लेकिन इतना ही एरिया में आप लोग HYV बीज क्या खेती करोगे, ठीक है, उस बीज से खेती करोगे। तो आप लोग कहीं ना कहीं बच्चों देखोगे, जो आप लोगों ने खेती किया है HYV बीज से, जो आप लोगों ने बच्चों खेती किया है, वहां पे पैदावार पारंपरिक बीजों से ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो ये था HYV बीज का खासियत। लेकिन बच्चों इसके लिए हम लोगों को क्या चाहिए होता है, खाद्य देना पड़ता था उसको, ठीक है। उसकी रक्षा के लिए बच्चों हम लोगों को कीटनाशक देना पड़ता था, ठीक है। और फिर देखो बच्चों, फिर कृषि का मशीनीकरण हुआ, जहां पे आप लोगों देखोगे तो बड़े किसान और ज्यादा अमीर बनते चले गए, छोटे किसान जो है बच्चों वो और ज्यादा, मतलब जहां पे थे वहां पे तो थे ही, वो और भी ज्यादा गरीब होते चले गए। क्योंकि देखो बच्चों, अमीर किसान जो थे उनके पास तो पैसे थे ही, और जो गरीब किसान है बच्चों, वो अपने खेतों के लिए ज्यादा मशीनों का यूज नहीं कर पाते थे। तो ये सब कारण जो था वो कहीं ना कहीं छोटे किसानों को पीछे खींचा, ठीक है। और बड़े किसानों के पास खाद, मशीन, ये सब का व्यवस्था था, तो वो लोग अपना, पैसे थे ही, तो वो लोग अपना आगे बढ़ते चले गए, ठीक है। तो ये संकट आप लोग देखोगे बच्चों, ठीक है, आया छोटे किसानों पे, ठीक। तो आइए हम लोग देख लेते हैं ये क्या है। देखो बच्चों, ये जो है HYV बीज के बारे में बता दिया, खाद, कीटनाशक, बेहतर सिंचाई का व्यवस्था किया गया, ठीक है। खाद्य उत्पादन में भारी वृद्धि होती है बच्चों, ठीक है, विशेषकर गेहूं में। भारत आत्मनिर्भर बना, ठीक है। तो इन सब चीजों पे ध्यान दिया जाता है। अरे नहीं हिलाइए, फिर काम खत्म हो जाएगा, ठीक, ये हो जाएगा। फिर नकारात्मक प्रभाव क्या पड़ता है बच्चों, पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश समृद्ध की जो है बच्चों समृद्ध हुए, बाकी पिछड़े रहे, ठीक है। गरीब किसान और गरीब हो गए, और अमीर किसान और गरीब हो और अमीर हो गए, ठीक है। ये सब सिस्टम बच्चों, क्योंकि देखो बच्चों, आप लोग देखोगे उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश या फिर हरियाणा, ये सब जगहों पे बहुत ज्यादा खेती होती है, वहां पे बहुत सब बड़े बड़े किसान भी मतलब मिलेंगे आपको, ठीक है, देखने को। अब बच्चों यहाँ पे देखोगे आप लोग तो श्वेत क्रांति में बच्चों, ठीक है,
मिल्क मैन ऑफ इंडिया किसको कहा जाता है बच्चों? तो वर्गीस कुरियन को कहा जाता है मिल्क मैन ऑफ इंडिया। बच्चों आप लोगों ने अमूल दूध पिया है? आप लोगों ने देखा होगा कि अमूल दूध पीता है इंडिया तभी तो जीता है इंडिया। ठीक है, मैंने तो वैसे बच्चों आज तक अमूल दूध नहीं पिया हूँ। ठीक है, शायद चाय वाय बना के तो पिया, हाँ हाँ देखा होगा, ठीक 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 पिया होगा। ठीक है, मेरे को ध्यान में नहीं था। ठीक है, तो बच्चों क्या होता है इसमें कि अमूल दूध का जो सिस्टम है ना बच्चों, ये बेसिकली गुजरात राज्य में, देखो बच्चों गुजरात के आनंद शहर से जो है बच्चों सहकारी डेयरी आंदोलन शुरू होगा। ठीक है ना, और इसी में बच्चों क्या होता है, मतलब ये देखो बच्चों आनंद गुजरात शहर में सहकारी डेयरी आंदोलन शुरू हुआ और इसको ऑपरेशन फ्लड नाम दिया गया 1970 में। ठीक है, और यह दुनिया का सबसे बड़ा डेयरी विकसित कार्यक्रम बना और फिर इसका उद्देश्य था बच्चों तो दूध उत्पादन को बढ़ाना और किसानों की आय में वृद्धि कराना। तो बेसिकली आपको इन सब चीजों का ध्यान रखना है। ठीक है, तो ये साहब जो थे वो वहीं, ये लड़कियां आज तक नहीं बदली है, दूध ऐसे पकड़ ले खड़े हैं, तब से देख रहे हैं आज तक ऐसी है। ठीक है, ऐसा ज्यादा समय भी नहीं हुआ है अभी। ठीक, अब बच्चों देखेंगे नीति आयोग के बारे में देखेंगे। बच्चों हमने आपको बताया कि जो फर्स्ट 5 ईयर प्लान है बच्चों वो 1950 से स्टार्ट हुआ था और लास्ट 5 ईयर प्लान है ना बच्चों वो लगभग 2017 तक चला। ठीक है, 2017 तक चलता है बच्चों लास्ट 5 ईयर प्लान। कब तक? तो 2017 तक चलता है। लेकिन अब 5 ईयर प्लान इसलिए नहीं लाया गया बच्चों क्योंकि अब 5 ईयर प्लान को योजना आयोग को बदल कर उसको नीति आयोग के रूप में बदल दिया गया है। जब मोदी जी का सरकार बनता है बच्चों 2014 में, ठीक है मैं इसको अब मिटा देता हूँ, यहीं पे लिख दूं, 2014 में बच्चों मोदी जी का सरकार बनता है तो मोदी जी के सरकार में योजना आयोग को समाप्त कर दिया जाता है और फिर नीति आयोग को ला दिया जाता है। तो इस चीज को आप लोग ध्यान में रखिएगा। ठीक है ना, नीति आयोग का पूरा नाम बच्चों नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग ऑफ इंडिया था। ठीक है बच्चों, ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। ठीक है, तो आपको इस चीज का ध्यान रखना है। ठीक, नीति आयोग, ठीक है देखो NITI नेशनल इंस्टीट्यूशन, ठीक है ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। इन सब चीजों का आप लोगों को बच्चों ध्यान में रखना है। ठीक है, और यह सरकार के थिंक टैंक के रूप में काम किया। ठीक है, कौन? नीति आयोग। देखो बच्चों नीति आयोग में बेसिकली कहा गया कि आप लोग एक नीति बनाइए कि किस तरह से काम होना चाहिए और पैसा का जो मामला है वो कौन देख लेगा? तो वो वित्त मंत्रालय देख लेगा। ठीक है, इसमें आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। ठीक है, कि आप इस टाइप से खर्च करिए या फिर कुछ करिए, यहाँ पे आपको पैसा नहीं दिया जाएगा। पैसा का मामला जो है तो कहीं ना कहीं बच्चों वित्त मंत्रालय देख लेगा। और किसी भी मंत्रालय के अधीन अगर कोई काम आ जाता है ना बच्चों तो वो काम ऐसे ही लेट हो जाता है। ठीक है, तो चलिए, यह सहकारी संघवाद को बढ़ावा देता है बच्चों और बॉटम अप यानी कि नीचे से ऊपर की ओर ये दृष्टिकोण को अपनाता है और ये प्रधानमंत्री का पदेन मतलब अध्यक्ष होता है। प्रधानमंत्री, देखो इसके अध्यक्ष तो बच्चों बेसिकली प्रधानमंत्री होते हैं। ठीक है, और इसके जो उपाध्यक्ष होते हैं वो प्रधानमंत्री द्वारा मनोनीत होते हैं। ठीक है, उसके बाद इसमें और भी कुछ सदस्य होते हैं, कुछ पार्लियामेंट सदस्य होते हैं, 4-2 जो होते हैं वो कम समय के लिए सदस्य होते हैं, फिर कैबिनेट होता है। तो ये सब इसके सदस्य होते हैं। हालांकि हम लोग नीति आयोग के कुछ सदस्यों की बात कर लेते हैं। चलिए नीति आयोग के सदस्यों की बात कर लें। हालांकि चैप्टर बच्चों आपका खत्म हो चुका है, द इंड फिल्म में इसी ना लिखता है बच्चों द इंड। ठीक है, लेकिन हम लोग नीति आयोग के कुछ इसको देख लेते हैं। ठीक, देखो बच्चों नीति आयोग के जो हैं नीति आयोग में PM तो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष देखो बच्चों मैं यहाँ पे लिखना पड़ेगा नहीं कुछ, हटवे तो दिल ना दिया। देखो बच्चों PM जो है वो अध्यक्ष होंगे, उपाध्यक्ष जो है बच्चों ये PM द्वारा मनोनीत होंगे, एक मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। ठीक, अगर बच्चों फिर अगर हम बात करें तो 4 पूर्णकालिक सदस्य होते हैं यानी कि परमानेंटरी सदस्य होते हैं, 2 अंशकालिक सदस्य होते हैं, फिर आपके कैबिनेट होते हैं, फिर आपके गवर्निंग काउंसिल होते हैं। और जो बच्चों ये गवर्निंग काउंसिल होते हैं ना बच्चों, इसमें UT यानी कि यूनियन टेरिटरी और प्लस में बच्चों यहाँ पर CM। ये जो आप देख रहे हो बच्चों, तो ये गवर्निंग काउंसिल में कौन कौन होते हैं? तो UT के लोग यानी कि UT के जो मुख्यमंत्री, जैसे कि आप लोग देखो कि दिल्ली के जो मुख्यमंत्री हैं, ठीक है वो, अरे मिट गया नहीं, चल मिट गया तो अच्छे से मिट जाए। ठीक है, तो बच्चों देखो UT, ठीक है UT और उनके CM जो होते हैं वो
गवर्निंग काउंसिल में शामिल होते हैं। ठीक है, तो मैंने इनके सदस्य भी आपको बता दिए बच्चों। ठीक है, यहीं पे आपका हो जाता है चैप्टर द एंड, बोले तो समापन। ठीक है बच्चों, मैं आपको एक और इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा यहाँ पर कि अगर आप लोग कंटिन्यू बने हुए हो तो इसमें हम नेक्स्ट चैप्टर, यानी कि ये आपका चैप्टर 3 था, है ना बच्चों, ये आपका चैप्टर 3 था। चैप्टर 4 करने के बाद बच्चों हम लोग हिस्ट्री पे आ जाएंगे। हिस्ट्री का एनसीईआरटी फिर से स्टार्ट करेंगे, क्योंकि एक सब्जेक्ट पे रहना भी ठीक नहीं है। हम लोग फिर हिस्ट्री स्टार्ट करेंगे और हिस्ट्री में देखेंगे कि क्या क्या पढ़ना है। हिस्ट्री का हर चैप्टर करेंगे, उसका एमसीक्यू, सब्जेक्टिव जो भी पूछा जाता है आपके एग्जाम में वो सब करेंगे। और इसका ऑब्जेक्टिव बच्चों आप सबको बहुत जल्द मिल जाएगा, सब्जेक्टिव भी मिल जाएगा जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।